नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कर्फ्यू, लॉकडाउन, कोरोना, तमाम सारी स्थितियों के बीच हम घर में बने हुए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन घर में बैठकर भी कहीं न कहीं हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ अपना काम इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन इस दौरान शिकायतें भी काफ़ी आ रही हैं, तो हमने सोचा कि साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह जी से बात की जाए और आज हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर क्या इस समय कुछ साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है क्या? देखिए, सुनील जी, संख्यात्मक रूप से कहें तो इज़ाफ़ा तो नहीं हुआ है, परंतु एक विशेष प्रकार की जो शिकायत है, उसकी जी, संख्या में ज़रूर इज़ाफ़ा हुआ है। जी। और संख्यात्मक रूप से तो लगभग, चूँकि लॉकडाउन की स्थिति है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जी, जी, जी। ये भी एक कारण हो सकता है। तो हमने अपना व्हाट्सऐप का कंप्लेंट नंबर भी दिया है, जी। जिसके माध्यम से हम लोगों की शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है सर कि जो व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर भी थोड़ा-सा आप चिंतित होंगे कि इस तरह के केसेज़ बढ़ रहे हैं, जो लोग घर में बैठे हैं और कुछ प्रीमियम भरना चाह रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं, तो सर्च इंजन में कुछ लोगों ने अपने हेल्पलाइन के खुद के नंबर डाल दिए, जिससे केसेज़ ज़्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो जिस प्रकार की शिकायत आपने बताई है कि जब कोई भी व्यक्ति एक सामान्य जो इंटरनेट यूज़ करता है, वो जी, गूगल पे ही साधारणतः अपना कस्टमर सपोर्ट या इस तरह के नंबर तलाशता है, अगर उसको कोई परेशानी है, चाहे वो जी, इंश्योरेंस को लेकर है, चाहे क्रेडिट कार्ड को लेकर है या किसी और स्थिति को लेकर। जी, जी, तो जी, जी। जो ठग हैं, उन्होंने गूगल पे कस्टमर सपोर्ट के नाम से अपने या तो पेजेस बना लिए हैं या अपने हाँ, नंबर रजिस्टर कराए हैं, जिस पे जब वो सामान्य व्यक्ति डायल करता है, तो वो हाँ। उसको अपनी बातों में उलझाते हैं और उससे एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं। या और जी, भी तरीके हैं, ₹10 का एक फॉर्म भरने को बोलते हैं, और भी कई जी, तरीके वो अपना जी। जब कस्टमर उनकी बातों में आ जाता है, तो ये ठग जो है उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स लेकर उसके फाइनेंशियल धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिकायतें सुनील जी बड़ी हैं, जी, वो मैं बताना चाहूँगा, वो है सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो उनकी जो हैकिंग हो रही है या फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, जी, विशेषकर कि फेसबुक पे लोगों के फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और फिर जी। जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं, उनसे इलाज के नाम पर, हॉस्पिटलाइज़ेशन के नाम पर, आपदा के नाम पर, उनसे वो पैसा उस तरीके से माँगा जा रहा है और इस तरह की ठगी लगातार चल रही है। सर एक बात और ज़हन में आ रही थी मेरे कि कई सारे व्यापारिक संस्थान हैं, जिन्होंने इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग तो नहीं कर रहे थे। कई सारे उनके कर्मचारी थे, जिनके अकाउंट्स भी उनके साथ लिंक नहीं थे। और जब एकदम एकाएक लॉकडाउन हुआ तो बैंकों की भी स्थिति वैसी हो गई जब इंटरनल बैंकिंग ही चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ी-सी दिक्कतें आम आदमी को हो रही कि वो अपने आदमियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, व्यापारी ये नहीं कर पा रहा है। तो क्या उसके लिए कुछ आपकी तरफ से कोई प्रावधान आने की उम्मीद है? देखिए, ये जो आपने विषय कहा, ये गंभीर विषय है। इसमें प्रावधान बैंक की तरफ से ही आएगा, क्योंकि जी, बैंकिंग ऑपरेशन को लेकर ही संभवतः ये जो विषय आप कह रहे हैं, वो जी, है। लेकिन हम, जहाँ तक एक उपभोक्ता की बात है, जो सामान्य बैंकिंग करता है, इंटरनेट बैंकिंग करता है, कार्ड पेमेंट्स करता है, जी। उनका अगर उनके साथ कोई अपराध होता है, तो उसके लिए ज़रूर हम सजग हैं और लगातार अवेयरनेस, एडवाइज़री के माध्यम से भी हम बता रहे हैं और हम व्हाट्सऐप पे भी लॉकडाउन की स्थिति में कंप्लेंट्स ले रहे हैं। सर क्या लगता है कि जो हालात हैं और जिस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इंटरनेट बैंकिंग का कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें भी जो इंटरनेट पे हो रही है, तो इसको ऐसा माना जा सकता है कि स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में थोड़ा-सा क्राइम बढ़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जब इस समय लॉकडाउन की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, वहीं ठग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि ऑनलाइन लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो जी, ऑनलाइन तरह-तरह के विषयों के माध्यम से, जैसे चाहे रिलीफ फंड्स हैं, उनसे मिलते-जुलते डोमेन उन्होंने रजिस्टर करा रखे हैं, चाहे जी, जैसा हमने बात करी कि सर्च इंजिन्स को लेकर भी वो कर रहे हैं, अनजान लिंक्स भेजते हैं, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड कराते हैं। तो तमाम तरीके ठग अपना रहे हैं, चूँकि ज़्यादा लोग ऑनलाइन हैं और वैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में ठगों को ऐसा लगता है कि वो इस तरह से लोगों को ऑनलाइन फँसा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो अननोन लिंक्स हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स हैं, एसएमएसेस हैं, इनको क्लिक ना करें, ना इनको रिस्पॉन्ड करें तो बेहतर होगा। सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का उपयोग ज़्यादातर लोग करते हैं,
कि किसी भी बैंक को लेकर या किसी इंश्योरेंस को लेकर करते हैं और वहाँ पर इस तरह के ये फर्जी नंबर और फर्जी साइट्स मिल जाती है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम होने की संभावना काफ़ी बनती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को आप क्या सलाह देते हैं कि उन्हें क्या प्रिकॉशंस देना चाहिए? देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है जिसे हम साइबर हाइजीन कहते हैं। बड़ी जी, सामान्य सी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी अनजान लिंक, किसी भी अनजान ईमेल, किसी भी अनजान कॉल, फोन कॉल, उसको लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा। अगर आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपका आधार कार्ड, आपके कार्ड डिटेल्स, या आपको एक छोटा सा 10 रुपए का पेमेंट करने को कहा जाता है ऑनलाइन, वो भी आपके लिए खतरे का सबब बन सकता है, क्योंकि ठगों ने नए नए तरीके ईजाद किए। इसलिए जैसे ही किसी भी फोन कॉल पे, किसी भी लिंक पर आपसे फाइनेंशियल डिटेल मांगी जाती है, या आपसे ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है, या किसी लिंक पे जिसमें आपको ये लिखना है कि यस पे क्लिक करना है, वो कह रहा है ठग आपसे कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन आप यस क्लिक करते हैं तो वो आपके खाते से पेमेंट चला जाता है। ऐसे छोटी छोटी कई सारी फाइनेंशियल बारीकियां हैं, साइबर हाइजीन है, जिनका पालन हमको इस समय करना पड़ेगा, जिससे कि हम आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे और ये साइबर क्राइम जो है इससे भी बचाव हो सकेगा। सर गूगल पर सर्च किसी पेमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन को करने की बजाय उसकी वेबसाइट पर जाकर सर्च करना बेहतर होगा? निश्चित तौर से ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही अगर आप अपना सपोर्ट तलाशेंगे, सर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। यही बात हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाकर आप अपनी जो भी समस्या है उसको एड्रेस करें, क्योंकि ठगों ने सर्च इंजिन पे कई वेब पेजेस, मिलते जुलते डोमेन्स रजिस्टर करा रखे। कई बार ऐसा सुनने में आ रहा है अभी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, जैसा आपने भी कहा कि लोग फर्जी वेबसाइट लेकर आ रहे हैं, फर्जी आईडी बना रहे हैं, लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और क्या-क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए आदमी को? क्या अपने जो नोन है उनके अलावा किसी अन्य उस पर ध्यान नहीं दे, ऐसी कोई प्रिकॉशंस भी? देखिए, ऐसी कई सारी घटनाएं आई, समाज के लगभग हर सेक्टर उससे अफेक्टेड रहा, जिसमें कि जी, किसी परिचित ने ये मैसेज किया कि मैं परेशानी में हूँ और मुझे इतने इतने पैसे की जरूरत है। तो ऐसे जी, समय में ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एक फोन कॉल लगाएं, क्योंकि आपके पास उस परिचित का नंबर है। तो आप सोशल जी, मीडिया पे आए किसी मैसेज पे रिस्पॉन्ड करने की बजाय उस पॉइंट जी। को वेरीफाई करिए बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले या इस तरह की कमर्शियल गतिविधि करने से पहले कृपया आप ऑथेंटिसिटी को जांच लें, ताकि आपको आर्थिक नुकसान ना हो। अभी इस समय एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि आम आदमी ज़्यादातर समय उपयोग जो अपने पेमेंट को लेकर, ई-पेमेंट को लेकर काफ़ी या डिजिटल पेमेंट को लेकर काफ़ी उपयोग कर रहा है, अपने कार्ड्स का, अपने इंटरनेट बैंकिंग का। तो ओ अभी तक वे लोग नकद में पैसों का लेन-देन करते थे, अभी एटीएम पर भी नहीं जा रहे हैं, घर पर बैठकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो अलग-अलग पेमेंट्स के गेटवे हैं, ऑप्शंस हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे पे फ़ोन हो या अलग-अलग तरह के पेपल, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करने में क्या संभावित खतरे हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन ये तो आने वाले समय में अवश्यंभावी है और हो भी रहा है। अब बात है कि हम अपने आप को सुरक्षित तरीके से अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे करें। तो उसके लिए जी, फिर वही बात है, साइबर हाइजीन वाली बात है। आपको, चूंकि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन का उपयोग इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं, तो आप अपने जी, मोबाइल फोन को भी उसी तरीके से सुरक्षित रखिए जैसे कि आप अपने पीसी को रखते हैं, लैपटॉप को रखते हैं। एंटी वायरस, एंटी मैलवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इन सब चीजों की मदद से और सामान्य जो साइबर हाइजीन के पॉइंट्स हमने पहले भी आपको बताए, उनकी मदद जी। से आप अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखिए, तो निश्चित रूप से डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। सर, कोरोना का प्रकोप जो है वो पूरे विश्व में है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती निकल कर कोरोना हमारे लिए आया है। एक सबक भी निकल कर आया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट डिजिटल पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, कार्ड से पेमेंट होगा, कैश का ट्रांज़ैक्शन धीरे-धीरे कम होगा। तो क्या इन सब चीज़ों के चलते आने वाले समय में एक चुनौती साइबर सेल के लिए रहेगा? निश्चित रूप से न सिर्फ आने वाले समय में, बल्कि ये चुनौती ऑलरेडी बन चुका है। हमारे जी, पास जो भी शिकायतें सुनील जी आ रही हैं, उसकी जी, 60% हिस्सा जो है वो इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड से संबंधित शिकायतों का है। तो आप इससे जी, अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं,
उसमें से 60% शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर हैं। तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, पर साथ ही धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें सजग होंगे, अलर्ट रहेंगे, तो इसमें साइबर क्राइम्स भी धीरे धीरे घटेंगे। सर एक सवाल, एक स्टडी भी है और इसके पहले भी आपसे जब मेरी बात हुई थी तब एक बात निकल कर आई थी कि कई बार जो पेमेंट वाले ऑप्शंस में या पेमेंट में जो गड़बड़ियां हो रही है या क्राइम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं घर के सदस्य की वजह से ही हो रहा है। इसको लेकर क्या कहते हैं? ये भी एक बहुत सही विषय आपने उठाया है। इसमें हो ये रहा है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को ये मान के चलते हैं कि ये तो अगर पर्स में रखा है तो सुरक्षित है। हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे हम अपने नगद पैसे को सुरक्षित रखते हैं, कैश को सुरक्षित रखते हैं, उतनी ही हमको केयर अपने कार्ड्स की भी करनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे ढेर प्रकरण आ रहे हैं जिसमें घर का ही पुत्र, पुत्री या अन्य कोई रिश्तेदार कार्ड लेता है और उस कार्ड से अपने वॉलेट में कार्ड नंबर लोड करता है। और चूंकि आजकल मोबाइल के स्क्रीन लॉक को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लेते लोग, कई लोगों में शेयर रहता है और मोबाइल पे जो ओटीपी आता है वो देखकर और पैसे का ट्रांसफर हो जाता है। तो हमको एक परिवार के रूप में भी इस बात को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो हमारा प्लास्टिक करेंसी है, इसको भी हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा और हमको अपने मोबाइल को, अपने गैजेट्स को स्क्रीन लॉक्स, पासवर्ड्स और अन्य जो भी सिक्योरिटी के माध्यम से उनसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, प्राइवेसी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात निकल कर सामने आई सर कि जो बच्चे, घर के युवा बच्चे हैं, वो 9th, 10th, 11th में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल टेक्नो फेमिलियर हो गए हैं। और कई बार जो आपने अभी बात कही है उस घटना से ही जोड़ता हूँ कि किसी एक परिवार के साथ जब साइबर क्राइम की शिकायत आपके पास शिकायत आई या साइबर पुलिस के पास शिकायत गई, तो जब उसको ढूंढा गया और पता किया गया तो उनके परिवार का ही बच्चा निकल कर सामने आया, जो जिसके पास पिताजी के मोबाइल का पासवर्ड भी था और सारी चीजें उस 1 घंटे के, आधे घंटे के दौरान उसने उस क्राइम को अंजाम दे दिया। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अगर हमने बैरियर नहीं लगाए, परिवार के बड़े लोगों ने बैरियर नहीं लगाए, तो आज का युवा कम उम्र में ही साइबर अपराधी बन जाएगा। बिल्कुल सही विषय और बहुत ही गंभीर विषय है सुनील जी। और इसीलिए जब भी इस तरह का कोई भी मामला हमारे यहाँ आता है तो हम पालकों को भी बुलाते हैं और उस बच्चे को भी बुलाते हैं और हम उसकी काउंसलिंग करने का प्रयास करते हैं और ये भी कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से वो इस तरह के गतिविधि में लिप्त हुआ। ज्यादातर मामलों में हमने ये पाया है कि जो आजकल साइबर गेमिंग एक बड़ा विषय है, चाहे उसे पबजी कह लें या क्लैश ऑफ क्लैंस या दूसरे जो गेम्स हैं, उनको लेके बच्चों ने इस तरह का कुछ काम किया है, या फिर बच्चों ने अपने गैजेट्स खरीदने को लेकर या जो युवा अवस्था की आदतें हैं उनकी पूर्ति हेतु माता पिता या अपने रिश्तेदारों के कार्ड्स का उपयोग करके पैसा ट्रांसफर किया है। निश्चित तौर पे एक गंभीर विषय है, इसके लिए समाज में हर व्यक्ति को, हर माता पिता को सजग रहना होगा। बहुत ही उम्दा और रोचक जानकारियां दी और आज का जो समय है उस समय के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इंदौर साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह जी आपको दे रहे थे। और निश्चित तौर पर इन जानकारियों को आप सहेज कर रखिए और आने वाले समय में जो आपके साथ कुछ हो सकता है, जो हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल जितेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।